नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। दिल्ली में हैं हम इस वक्त और बात एमसीडी इलेक्शन को लेकर के होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ही यानी कि 2022 में एमसीडी का इलेक्शन दिल्ली में देखने को मिलेगा। दुनिया भर में सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो नगर निकायों में से एक दिल्ली है, जो कि करीब 1 करोड़ जनता जो है वो दिल्ली नगर निगम में आती है। इसलिए इसको दिल्ली में एक छोटा राज्य के रूप में भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो सीएम होते हैं, दूसरा एमसीडी इलेक्शन में भी एक तरह का सरकार चलती ही है, यानी कि छोटी सरकार चला रही होती है। तो एमसीडी इलेक्शन को लेकर के हर साल जिस तरीके से जो पार्टियां हैं वो बड़ी मजबूती से आपको देखने को मिलती है और पिछले 3 बार से यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी इलेक्शन में कब्जा है। कांग्रेस इसमें हमेशा पिछड़ते नजर आ रही है। अब आगे के समय में कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसे जानने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत इसी से करते हैं कि कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? 272 सीटें हैं एमसीडी में 68 विधानसभाओं के बीच में, क्या तैयारियां अब तक हो पाई हैं एमसीडी इलेक्शंस को लेकर के? देखिए, बिल्कुल पिछले चुनाव में जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया, वो आम आदमी पार्टी को जिता करके तीसरी बार अरविंद को मुख्यमंत्री बना करके लिया। ये भी एक सच है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव हारी है और पिछला जो चुनाव था वो फरवरी में था। फरवरी 2000 जब हम 21 की बात करते हैं तो उस समय जहाँ पूरे विश्व के अंदर एक महामारी ने पैर पसारे, वहाँ दिल्ली में भी इसका प्रकोप रहा। जी, चुनाव हम हारते हैं, एक बीमारी का सामना करते हैं और उसी समय मेरी नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति के समय से लेकर मैं आज तक मैं ये कह सकता हूँ, बेशक कांग्रेस का कार्यकर्ता इलेक्शन हारा हो, लेकिन इस आपदा की घड़ी में वो दिल्ली की जनता के साथ खड़ा रहा है। और उसने ना केवल जनता की सेवा की, मदद की, उस बात को भूलते हुए कि हम एक भी सीट विधानसभा में नहीं जीत पाए, लेकिन दिल्ली के लोगों को जरूरत थी साथ खड़े होने की, मदद की, और वो मदद का हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया, जिसके लिए मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल जी और कांग्रेस परिवार के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मोटिवेशन दिया, अपील करी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, उस समय जो जिम्मेवारियां सरकारों की थी, जो खासतौर से नई सरकार चुन के फरवरी में आती है और मार्च में लॉकडाउन लग जाता है, वो जिम्मेवारियां उन सरकारों ने नहीं निभाई। और इसके सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल इस चीज़ के लिए दोषी हैं, क्योंकि उसी समय दिल्ली ने एक दंगों को भी भुगता है। आपको याद होगा CNRC के इशू पे जब नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, बहुत सारे लोग मरे हैं, दोनों पक्षों के लोग भी मरे, जो आज भी जेल में हैं, भुगत रहे हैं कुछ लोग। हालांकि वो अलग बात है, उस पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, झूठे केसेस का भी इशू है। सो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तैयारियों का मसला आपने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी हार जीत अलग इशू है, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए शिला जी ने 15 साल समय दिए, इस शहर को बनाया, विश्व शहर बनाया, अनेकों कल्याणकारी योजनाएं दी, इस शहर को विश्व के पटल पर पहचान दी, जो आज मैं समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे इस शहर ने खो दिया। इस मानसून के दौरान देखा होगा कि लुटिनगंज में खुद सीएम का एक मुख्यमंत्री का एरिया है, वहाँ पे मानसून के दौरान एक बार नहीं कई बार वहाँ नाव तैरती नजर आती है। वाटर लॉगिंग पूरे दिल्ली ने देखा है, तमाम अंडरब्रिज के अंदर पानी नजर आता है। तो ये सारी दिक्कतें दिल्ली के लोगों ने फेस की है। आपसी भाईचारा, सद्भाव खत्म होता दिखाई दिया। आपदा के समय में मुख्यमंत्री का घर पे बैठ जाना, जो कॉर्पोरेशन का आप जिक्र करें, 15 साल बीजेपी को इस कॉर्पोरेशन में राज करते हुए हो गया। बीजेपी के 3 मेयर यहाँ पे हैं, अभी 3 कॉर्पोरेशन दिल्ली में है, 272 वार्ड है। सो जब हम कॉर्पोरेशन की तरफ देखते हैं तो कॉर्पोरेशन आज पूरी तरह से कंगाल है। उसकी जिम्मेदार कौन है, ये मुझसे ज़्यादा जनता बता पाएगी, क्योंकि आज कंगाली की कगार पर ईस्ट एमसीडी के लगातार कर्मचारी धरने पे बैठते हैं। 4000 करोड़ का बजट हो चुका है एमसीडी का, फिर भी कंगाली किस तरह की? वही है कि 15 साल में आपने केवल अपने कार्यकर्ता, हम ये कहें भाजपा के अपने नेताओं की हम बात करें, उन्होंने केवल अपने घर बनाने की कोशिश की, लोगों के घर तोड़ने का उनका लगातार प्रयास रहा। और जहाँ कॉर्पोरेशन के बजट की बात है, बजट व्यवस्थित किया जाए तो कोई कमी नहीं रह सकती। जरूर एक तो कॉर्पोरेशन में उस तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, जैसे साउथ को आप ईस्ट से कंपेयर करेंगे तो स्वाभाविक है साउथ का रेवेन्यू और ईस्ट के रेवेन्यू में काफ़ी अंतर है। तो ये कुछ चीज़ें, लेकिन इस पर काम किया जा सकता था, काम होना चाहिए था। बहुत सारे मुद्दे और बातें हैं जो बीजेपी ने दिल्ली की जनता के साथ किए, उस पर वो खड़े नहीं उतरे।
और हमारी जो तैयारी का सवाल है, पिछले 1.5 साल में हमने दिल्ली का साथ दिया, दिल्ली की जनता के साथ हम डटे रहे, खड़े रहे, हर विषय पर हमने सरकार से सवाल पूछा है। तो दो तरीके हैं, एक अपने संगठन को दोबारा से अपने परिवार को संगठित करना, जहाँ बदलाव की जरूरत है वहाँ बदलाव कर रहे हैं, अपने संगठन में चेंजेस की जरूरत है हम चेंजेस कर रहे हैं, नए लोगों को, नए युवाओं को इसमें हम मौका देंगे। और उसके पीछे रीज़न भी यही कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से बदलाव दिख रहा है, राजनीतिक बदलाव, एक नई राजनीति की सोच के साथ अरविंद ने कुछ नारे दिए थे, उन्होंने तो क्या बदलाव लाए सब लोग देख रहे हैं 7 वर्षों में। लेकिन एमसीडी के अंदर हम पिछले 5 बाई इलेक्शन में इन सरकारों की जो हमने पोल खोली, जनता ये मान रही है कि चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद हो या भाजपा की 15 साल की बीजेपी शासित नगर निगम हो या पिछले 6 साल से मोदी जी के द्वारा दिए गए भाषणों में से केवल आश्वासन, तो उन पर लोगों का विश्वास टूट रहा है। जहाँ तक ये सच्चाई नहीं पहुँच रही, कांग्रेस पार्टी वो सच्चाई उन तक पहुँचा रही है। आगे हमारे कार्यक्रम रहेंगे 6 महीने में, न केवल संगठन को दुरुस्त करने के लिए नियुक्तियाँ हम कर रहे हैं, बल्कि जनता के विषय पर भी हम मैदान में जा रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा के जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, पिछले दिनों एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि 500 नए स्कूलों का जो वादा था उसमें से मात्र 1 स्कूल बनाया गया नया। तो जो अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो किन स्कूलों की बात कर रहे हैं, कौन सा नया उन्होंने खोला है, क्या आप लोगों ने कभी वेरीफाई किया? ये हमने देखी एक बार कितनी ही बार दिल्ली की जनता के सामने बातें रखी हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली की जनता को बार बार ये शिक्षा का मॉडल जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो सच्चाई के परे है। जैसे आपने कहा कि एक आरटीआई के माध्यम से पता चले कि मात्र 1 स्कूल में आते हैं, जबकि अरविंद और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने शिक्षा का स्वरूप बदल दिया है। स्वरूप किस तरह से बदला है, मैं आपको एक आंकड़ा शेयर कर रहा हूँ। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2013 तक 15 साल शीला जी के नेतृत्व में दिल्ली में आगे काम हुए थे। उसके बाद ये कहते हैं हमने शिक्षा में बदलाव ला दिया। स्कूलों का जिक्र करते हैं, कहते हैं जी हमने क्लासरूम्स बनाए हैं, इनका जो बजट है आप देखेंगे कितने बढ़ोतरी बजट के अंदर की गई थी, और उस बढ़ोतरी के आधार पर स्वाभाविक है शिक्षा में कुछ चेंजेस दिखने चाहिए थे। और शिक्षा हम किसको कहते हैं? क्वालिटी एजुकेशन, ना कि आप बिल्डिंगों की इमारतों पे आप रंग रोगन करते हैं, ना कि 1 फ्लोर से 2 फ्लोर ला दें। यदि आप उसको कहते हैं कि शिक्षा में आपने सुधार ला दिया, तो माफ कीजिएगा मैं इसको सुधार नहीं मानता हूँ। सुधार यदि होता तो आज भी एक आंकड़े 2013 में कांग्रेस के समय में जितने बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, आज 2021 में दावे के साथ आपके चैनल इस पंचायत के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज भी शीला जी के मुकाबले सरकारी स्कूलों में 15,000 बच्चे कम पढ़ते हैं। ये क्या दर्शाता है? 2013 से पहले के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते थे 2021 में आज भी कम है, जबकि पिछले 7 वर्षों में ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली की जनसंख्या नहीं बढ़ी, ऐसा तो है नहीं नोटबंदी और इस तरह से कोविड के बाद बावजूद भी लोग बहुत अमीर हो गए हैं, गरीबी का स्तर और बढ़ता जा रहा है, रोजगार है नहीं। कोविड काल में अभी पीछे मैंने अरविंद का बयान सुना कि बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़े। पिछले जब से कोविड आया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज रहे। प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस है, अपने बच्चों को विड्रॉ करके उन्हें सरकारी में चलो भाई हमें फीस नहीं देनी, बच्चे का नाम चलता रहेगा। उसके बावजूद जबकि ये संख्या लगभग 1 लाख बच्चों की जो विड्रॉ करके सरकारी स्कूल में मजबूरन बस आएंगे, कोई सरकार के एजुकेशन को क्वालिटी को देख के नहीं है, तो वो बच्चों के आंकड़ों को भी जोड़ ले तो 15,000 बच्चे कम है। नंबर 2 सवाल ये होता है, पीछे हमने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, एक आम संस्था ने भी कोर्ट में जाकर के रिट डाली है कि 7 वर्षों में आपने दिल्ली के लगभग 5 लाख बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। वो बच्चे कौन हैं? अपना बोर्ड का रिजल्ट सुधारने के लिए, आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए, आप उन थोड़े बहुत कमजोर बच्चों को मेन स्ट्रीम से बाहर ला के खड़ा कर देते हैं, और आप कहते हैं कि इनको हम स्कूलों में नहीं पढ़ाएं। सरकारी स्कूलों से भी उनको बाहर निकाल दिया, सरकारी स्कूलों से बाहर कर दिया, और उसके लिए हाई कोर्ट में बाकायदा रिट डाली गई। मिस्टर अग्रवाल हैं जिन्होंने रिट डाली और वो लड़ाई चल रही है। तो प्रश्न ये बढ़ता है कि अरविंद केजरीवाल एक IRS होने का दावा करते, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का दावा करते, लेकिन ये किस तरह का फैसला है? ये बच्चे ऐसा नहीं है, एक क्लास में, एक आइडियल क्लास में 35 से 40 ऐसे बच्चे होते हैं। सब बच्चे मानसिक तौर पे इक्वल नहीं हो सकते। कोई बच्चा कमजोर होगा, कोई बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट होगा, कोई गॉड गिफ्टेड चीजें लेकर के पैदा होते हैं। तो जो कमजोर बच्चे हैं उनको हम निकाल के बाहर घर नहीं भेज सकते,
और यहाँ पढ़ने कौन आता है? मजदूर का बच्चा आता है, मेहनत का बच्चा आता है जो अपने घर से निकलता है। आज उस बच्चे को आप घर भेज देंगे, आप कहेंगे हम रेगुलर क्लासेस नहीं देंगे, आप बोर्ड में प्राइवेट कराइए। 5 लाख संख्या बहुत बड़ी संख्या है। 5 लाख यदि बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं, यदि उसका आप अंदाजा लगाइए 5-10% बच्चे भी भटक गए तो क्राइम का स्तर क्या होगा? उसके लिए दोषी कौन होगा? क्या उन बच्चों क्या ये सॉल्यूशन है अपनी वाहवाही या फिर अपने जो स्तर है उसको बेहतर बनाने का? सीधे तौर पे इसमें जी मैं कहना चाहता हूँ अपनी सरकार को शिक्षा मॉडल दिखाने के लिए, अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपाने के लिए उन बच्चों को दांव पे लगा दिया। उन बच्चों के भविष्य को, कैरियर को आपने खत्म कर दिया। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत मेहनत करके वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता था, हो सकता है इंजीनियर नहीं बनता लेकिन कम से कम अपना स्कूल पास करके, ग्रेजुएशन करके कहीं इस लायक तो खड़ा हो सकता था कि 2 वक्त की रोटी का गुजारे के लिए कुछ काम कर सकता था। लेकिन बच्चों को इतनी तादाद में 7 सालों में 5 लाख संख्या है। अभी तो एक ऑडिट होना चाहिए बच्चों का, ये बच्चे हैं कहाँ, पता करना चाहिए सरकार को। क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, और ये सवाल है बड़ा। यदि इस तरह का शिक्षा के स्तर में सुधार आए तो माफ कीजिएगा, दिल्ली की जनता को ये सुधार नहीं चाहिए। सुधार इस बात का कि एक भी बच्चा स्कूल में यदि पढ़ने आता है उसको साधन दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। यदि कहीं किसी फील्ड में कमजोर है तो उसको मौका दीजिए, ना कि उसको घर बैठा दें कि हमारा बोर्ड एग्जाम में प्रतिशत घट रहा है। अपने बोर्ड एग्जाम के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपने बच्चों को घर बैठा देंगे तो मैं समझता हूँ आप उन परिवारों के साथ भी अन्याय करें, उस बच्चे के भविष्य को भी आप दांव पे लगाएं। अस्पतालों की बात करेंगे हम लोग। आपको याद होगा 4-5 महीने पहले जब कोविड ठीक ठाक पोजीशन में हुआ था, उस दौरान ऑक्सीजन को बार बार बढ़ाने के लिए कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, हमें 700 मेट्रिक टन चाहिए, 800 मेट्रिक टन चाहिए। जबकि ऑक्सीजन होने के बाद भी अस्पतालों में वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए थे, और बाद में इस चीज़ का खुलासा हुआ था, कई मीडिया बड़े संस्थानों में भी ये चीज़ें छपी थी। इस सवाल को जवाब देने से पहले ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बार बार वो कहते हैं कि कांग्रेस के दौरान ये सारी चीज़ें ऐसी खराब हुई जिसको हम आज तक सुधार ही रहे हैं। तो सुधारने का मतलब 7 साल में आपने क्या किया, और बनाने का मतलब कि ऑक्सीजन होने के बाद भी आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए, एक तो जो उन्होंने बात की कांग्रेस की बिगाड़ी हुई बातें, और उन्होंने जो आरोप लगाया, मैं कहना चाहता हूँ 7 वर्ष हो चुके हैं अरविंद, कम से कम ये झूठ बोलना बंद करें, अपनी जिम्मेवारियों को आप दूसरे पर डालना बंद करें। ये आज जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कहना चाहता हूँ ये कांग्रेस की ही देन है। यदि ये नहीं होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और कितनी बुरी स्थिति दिल्ली में होती। ऑक्सीजन पे आपने प्रश्न पूछा तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस दौरान लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ना केवल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोगों की हम मदद भी कर रहे थे, ऑक्सीजन से भी, और मदद का असलियत कि हमें स्पेशल स्टाफ और उसके सामने हमारी पीसीबी की गई, हमारे घर पुलिस वाले भेजे गए, उससे हमें डर नहीं लगता। पर प्रश्न ये उठता है, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बताया कि जैसे शिक्षा मॉडल वैसे ये हेल्थ का मॉडल प्रस्तुत किया करते थे, याद होगा मोहल्ला क्लिनिक और ये दावे किए जाते थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसी मोहल्ला क्लिनिक पे आपने कोई एक्टिविटी कोविड के खिलाफ एक जंग लड़ने में दिखाई दी? तमाम मोहल्ला क्लिनिकों पे ताले लगे रहे, वहाँ जानवर लेटे रहे, पूरी तरह से बंद हो गए। ये मॉडल था अरविंद केजरीवाल। आप अस्पतालों की बात करें तो वो शीला जी और 15 साल की वो अटूट मेहनत थी। डॉक्टर ए.के. वालिया साहब हेल्थ मिनिस्टर, ये दिल्ली की जनता जानती है कि हेल्थ के मामले में नहीं, पूरे दिल्ली के डेवलपमेंट में कांग्रेस ने काम किया। अरविंद केजरीवाल छुप के घर बैठ जाते हैं, कोविड काल में 2.5 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उन्हें तो अंदाजा ही नहीं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनके तैयार है। यही कारण है कोविड काल में हम जो फील्ड में थे, मैंने 3 बड़े अस्पतालों की पोल खोली। ना केवल एलजी साहब के यहाँ मैंने पोल खोली, बल्कि देश के गृह मंत्री के यहाँ जब ऑल पार्टी मीटिंग थी, मैंने वहां पे भी तथ्यों के साथ इनको बताया कि आपके पास 3 बड़े अस्पताल बनके तैयार हैं, जो कि आपको खुद जानकारी नहीं, जिसमें एक दक्षिणपुरी का हॉस्पिटल था, एक इंदिरा गांधी अस्पताल है 2600 बेड का, वो द्वारका के अंदर बनके तैयार है, बुराड़ी के अंदर एक अस्पताल बनके तैयार है। उसका तब इनकी जाके नींद टूटी, और हमने जब प्रश्न पूछा आप टेम्परेरी अस्पताल बनाने की बजाय इन अस्पतालों का आप इनोग्रेशन क्यों नहीं कर पाए? और मैं बहुत ऑनेस्टी और दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये तीनों अस्पताल बनके तैयार थे, सिर्फ इनका इनोग्रेशन होना बाकी। द्वारका का जो इंदिरा गांधी अस्पताल है, उसको फर्स्ट फेज में 1200 बेड का स्टार्ट होना था, ऑर्डर है हमारे पास।
यदि वो 1200 बेड के वहाँ स्टार्ट हो जाते, ये तीनों कोने पे अस्पताल है, तो लोगों की इतनी मारामारी नहीं थी। ऑक्सीजन का हम जिक्र करते हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त था। बात थी मैनेजमेंट, वॉच की, और जिस तरह से मुख्यमंत्री छुपके घर बैठ गए, उप मुख्यमंत्री घर में बैठ गए, पूरी कैबिनेट अपने घर में बैठ गई, भगवान भरोसे आपने छोड़ दिया। आप वो मैनेजमेंट कर ही नहीं पाए ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का। जब आपको लगा कि हमें जवाब देना है, तो उन्होंने नया पैतरा खेला और पैतरा में कहा गया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। जिस तरह से अरविंद ने ऑक्सीजन शॉर्टेज के मामले में लापरवाही बरती है, उसका नुकसान किसने उठाया? लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्राइवेट अस्पताल की हम बात करें, सरकारी अस्पतालों में हम बात करें, इतना पैनिक था, इसकी तैयारी कौन करता? फर्स्ट वेव में ही जब चेतावनी आ गई, तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भाई इस तरह की दिक्कतें आएंगी, इस पे काम होना चाहिए, तब तो आप छुट्टी घर बैठ गए। सो ऑक्सीजन हो, अस्पतालों में बेड्स की हम बात करें, या इवन जो मेडिसिन उस समय यूज में आ रही थी, इंजेक्शन यूज में आ रहे थे, काला बाजारी उसमें ही हुई, और उसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी नाम आ रहा था उसमें। चाहे वो इंजेक्शन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसा, जिसकी कीमत 800, 900 या 1000 रुपये थी, वो 50-50 हज़ार रुपये में बिक रहे थे, लोग खरीद रहे थे। और हमने वो मंजर देखा है कि लोग यहाँ से, दिल्ली से अपने मरीजों को कोई पंजाब ले जाके एडमिट करा रहा था, कोई राजस्थान में ले जाके एडमिट करा रहा था, जहाँ पे जिसकी भी सिफारिश हो पा रही, यानी पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। और फिर भी आप दावे करते कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है। एक नया अस्पताल बन के तैयार नहीं है। जितनी डिस्पेंसरीज चल रही थी, उनको आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिया, कुछ नई चीजें स्टार्ट की, लेकिन आपने जो पुरानी डिस्पेंसरीज चल रही थी, उनको भी आपने ध्वस्त कर दिया। इसके लिए दोषी और जिम्मेवार कौन है? मैं समझता हूँ जब दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 बार शपथ ले लेता है, तो उसको ये कहते हुए कि पिछली कमियां हैं, इनको दुरुस्त कर रहे हैं, ये ना कहते हुए अब आपको 7 साल का जवाब देना चाहिए। आप 2013 में चुनाव लड़ने आते हैं, समझ में आता है कि सरकारों से प्रश्न पूछा, लेकिन आप 7 साल बाद भी ये दावे करेंगे कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, तो ये कहाँ तक उचित है? उस समय मुख्यमंत्री शीला जी हुआ करती थी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते थे, हर बात का कांग्रेस पार्टी जवाब देती थी, विपक्ष का भी, पत्रकार साथियों का भी। लेकिन अभी देखिए, आज एक शब्द नहीं बोलते, आएंगे और अपनी बात रख के, लेकिन जब सवाल पूछे जाते तो उन पर टिप्पणी नहीं करते। तो ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह से सरकार फेल हुई। हमने ऐसे समंजर देखा है, लोग ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर भटकते रहे, जब ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिला, तो घर जाकर के लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। आपसे बातचीत करने के दौरान ये तमाम समस्याएं नजर आ रही हैं, जो आपने एक करके बताया अभी, जो थोड़ा बहुत मैं भी पहले से जानता हूँ। इसका सलूशन क्या है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए चुनौतियाँ क्या हैं? क्योंकि ये समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप आते हैं तो जनता में आपका विश्वास होना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए क्या चुनौतियां आप समझते हैं कि आपको करने की जरूरत है, ताकि इस बार एमसीडी में आपका ग्राफ आगे बढ़े या फिर आप जीते? देखिए, 15 साल जब सरकार में रहते, स्वाभाविक है कुछ लोगों के मन में सवाल भी खड़े होते हैं, जिनके वैसी कुछ कमियां रहती हैं, डरली चलती हैं। बट कुछ यंगस्टर जिन्होंने शायद दिल्ली को बनते हुए देखा, एक व्यक्ति आकर के एक नए सपने सजोता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कई नारे दिए, वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की कल्पना की थी, जन लोकपाल का वादा किया था, कैसे चेहरों को बैठा के धरने पे बैठाया अन्ना जी को। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का दोष कम, पर लोगों को एक बदलाव और एक नई घोषणाओं पे विश्वास ज्यादा था। पूरी तरह से उस पर आज सरकारें विफल साबित होती हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका सहयोग करने वाली जो नारे थे, आज किसान धरने पर है, युवा बेरोजगार है, हर तरफ चारों तरफ इस तरह का अजीब सा माहौल देश में है। तो ये तो बातें विपक्ष की, लेकिन मैं दिल्ली के मामले में कहना चाहता हूँ और कॉर्पोरेशन में कहना चाहता हूँ, एक कमजोर नेतृत्व लगातार 15 साल एमसीडी में रहा, वही आज दिल्ली के रूप में केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बन के बैठे। 60 लाख लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग है, एक राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बनता है, एक पेंशन किसी बुजुर्ग की, किसी ओल्ड एज या किसी विकलांग की दिल्ली में नहीं बन पाएगी। दोषी कौन, जिम्मेवार कौन, गरीबों का हक कौन देगा? वैसे ही जहाँ झुकी वहीं मकान का नारा था, आज सिरे से पलट जाते हैं, कहते हैं हम मकान नहीं देंगे, हम किराए पे फ्लैट देंगे। और ये वो फ्लैट है जो कांग्रेस ने राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत बनाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की करो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 7000 बसों का बेड़ा डीटीसी में था, शीला जी के समय कांग्रेस लेके गई। 7 साल बाद आज वो बसें घट के 2200-2300 रह गई हैं। वो 2200-2300 को भी मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, आरटीआई के माध्यम से
हमने भी जानकारी दी, आप भी पता कीजिएगा, वो ओवर एज हो चुकी हैं। जो एनजीटी का आदेश है, जो सरकार की जो पॉलिसी है, 10 साल और 15 साल के बीच में आपको व्हीकल्स को हटाना है जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं। तो दिल्ली की डीटीसी की एक भी बस आज कानूनन सड़कों पर नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन एक बस नहीं खरीदी। जब एक बस का टेंडर आता है तो उसमें भ्रष्टाचार उजागर होता है। हम लोग ना केवल सीबीआई में जाते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होता है कि भाई मेंटेनेंस के नाम पे 3200 करोड़ रुपए खर्च, और एक्चुअल में बसों की जो कीमत है वो 850 करोड़ रुपए, तो 4 गुना ज्यादा मेंटेनेंस पे खर्च कर रहे हैं, जबकि 3 साल की गारंटी हर कंपनी देती है सर्विस के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो 1000 बसें जो खरीदी जा रही है, मैं समझता हूँ हर 3 साल बाद यदि बसों को हम चेंज करें तो 4000 बसों का बेड़ा डीटीसी में आ सकता था। तो इस तरह की जो परेशानियां दिल्ली के अंदर दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। तो जहाँ तक आपने कहा चुनौती हमारे लिए सिर्फ इतनी है कि हमने इन जनता की जो बातें सरकार तक पहुंचाई है, लेकिन जनता के बीच में हमें ये बताना है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये वो अधिकार हैं जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आपके सामने वादे के तौर पर रखे थे। चैसलम एरिया में जहां झुकी वहीं मकान, युवाओं को रोजगार। अरविंद वहां जाके उत्तराखंड में कहते हैं कि मैं 6 महीने में 1 लाख रोजगार दूंगा। दिल्ली में कहते हैं 5 साल में मैं 8 लाख रोजगार दूंगा। 7 साल हो चुके हैं अरविंद। जवाब दें कितने लाख लोगों को आपने रोजगार दिया। अरविंद कहते हैं हम एक नया पोर्टल बनाएंगे, बेरोजगार युवाओं को हम उसमें रजिस्टर करेंगे, रोजगार नहीं देंगे तो हम भत्ता देंगे। आप जब उत्तराखंड में आप जाते हैं, कोई मॉडल तो पेश करेंगे। तो मैंने यही सवाल अरविंद से पूछा कि रोजगार कब देंगे, पोर्टल आपने वहां किया, चलो मैं मान लेता हूँ। 13,27,000 बेरोजगार युवाओं ने दिल्ली के पोर्टल पर रजिस्टर किया। हैरानगी होगी, मात्र प्राइवेट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, 3200 लोगों को जॉब मिली है। कहा 13,27,065 ये प्राइवेट या सरकारी जॉब के लिए लोगों ने मांग की। प्राइवेट जॉब 3200, सरकारी जॉब की हम बात करें तो 440 जॉब मात्र पिछले 6 वर्षों में अरविंद दे पाए। अफसोस तो ये होता है जो रोजगार निदेशालय दिल्ली का है, उसके अपने ऑफिस में रिक्त स्थान पड़े, उनको आज तक अरविंद नहीं भर पाए। और आप दावे करते हैं गोवा में, उत्तराखंड। तो ये जो झूठ है, जो कोरा झूठ बोला गया है सीट पे बैठने के लिए, अच्छा लगता है जो बड़ी बातें करते हैं, सुंदर बातें करते हैं, मासूमियत के साथ बातें करते हैं, लेकिन अब आपको जवाब देना पड़ेगा। भारी भरकम बजट यूज करके आप अपनी कमजोरियों को, खामियों को छुपाना चाहते हैं। जो बजट प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस के समय में 20 करोड़ होता था, आज वो 465 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए, क्या ये 465 करोड़ रुपए बजाय अपना चेहरा चमकाने के क्या श्रम में रहने वाले लोगों की मदद नहीं की जा सकती? क्या पेंशन नहीं दी जा सकती? क्या लोगों के राशन कार्ड पे उसको खर्च नहीं किया जा सकता? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आने वाले समय में हम मांगेंगे। ना केवल जवाब मांगेंगे बल्कि उनका अब तक आपने क्या उस पर काम किया उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और ये जो प्रश्न हम रखेंगे ये जनता के प्रश्न होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए चुनौती सिर्फ इतनी है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हक मान रहे हैं, लेकिन हमें जनता के बीच में जाके ये उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा ये आपको हक जो हम मांग रहे हैं ये इन्होंने वादा करके आपको दिया था, और उसके लिए हमारी तैयारियां हैं। चुनाव अलग चीज है, चुनाव राजनीतिक दल है, हम लड़ेंगे, परिणाम कुछ भी हो जनता तय करेगी। लेकिन दिल्ली से जुड़े हुए जो मसले हैं, दिल्ली शहर की अपनी प्रतिष्ठा की बात है, जो शहर कांग्रेस ने बनाया, आज वो शहर धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहा है। आज वो हर चीज में बदनामी के मामले में नंबर 1 हो चुका है, क्राइम में नंबर 1, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, पॉल्यूशन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, नंबर 1 कोविड फेलियर में, नंबर 1 कोविड से होने वाली मौतों में, नंबर 1 ऑक्सीजन की कमी से। ये इसके लिए दोषी कौन है? आप शहर के अंदर देखेंगे जल भराव, पूरे हर अंडरब्रिज के अंदर जल भराव होता है, तो कौन जिम्मेवार है? एमसीडी के अंदर पूरी तरह से एमसीडी खत्म हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश की राजधानी है दिल्ली। मैं इन्हीं 2 मुद्दों पे भाजपा के नेताओं से भी प्रश्न पूछता हूँ। आपका प्रधानमंत्री नारा देता और आपकी कॉर्पोरेशन में आपके मेयर, आपके नेता उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। एक साल में 3 बार सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे आते हैं और उनका मुद्दा क्या होता है? मात्र कि भैया मेरी जो सैलरी है वो समय पे दे दो, मेरा मेहनताना समय पे दे दो। आप सफाई कर्मचारी जो सबसे समाज का एक गरीब निचला तबका है, बिल्कुल निचले स्तर पे रह करके अपना जीवन यापन करता है, हमारे शहर को सुंदर बनाने के लिए सुबह 5-6 बजे उठ करके सड़कों पे घूमता है, गंदगी को उठाता है और उसको वो अपना मेहनताना समय पे ना मिल पाए।
उसके दो बड़े गंभीर परिणाम दिखते हैं। तो एक गरीब को आप अन्याय कर रहे हो, दूसरा इस शहर को आपने गंदा कर दिया। उस गंदे होने से न केवल बीमारियां फैलती हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के अपने सपने को तोड़ने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो ये मैं भाजपा के लोगों से भी और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या होगा इस बात का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना कारगर साबित हो रहा है कि दिल्ली के अंदर आपको अंदाजा नहीं होगा जितने मुकदमे बढ़े हैं दिल्ली और देश की मैं बात करूं तो 84% टोटल 2019 के तो खास तौर से आंकड़े देखिएगा। 2019 में जितने मामले बढ़े हैं वो 84% मामले दलितों के खिलाफ हैं। आप कहते सबका साथ सबका विकास, दिल्ली कैंट को हम कैसे भूल जाए, हाथरस को हम कैसे भूल जाए, उन्नाव को हम कैसे भूल जाए। और आप बात करते कि राहुल जी वहां जाते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। आप कहते हैं कि राहुल जी दलित के यहाँ क्यों जाते हैं। मैं उसमें भी आपके चैनल के माध्यम से इन सरकारों को कहना चाहता हूँ, जो बेजुबान होता है, जो कमजोर होता है, कमजोर केवल ये नहीं कि वो दलित है, कमजोर आर्थिक तौर पर, जिसकी आवाज सरकारी कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाती, दफ्तरों में जो घुस नहीं सकता, उनकी आवाज राहुल गांधी बनते हैं। और 84% ये वो मामले हैं जो दलित, पिछड़ा, गरीब, दबा, कुचला वर्ग है, जिनके खिलाफ अन्याय हुआ। तो उनकी आवाज क्यों नहीं बने राहुल गांधी। उन्नाव जाते हैं, प्रियंका जी जाती हैं, हाथरस में राहुल जी लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, लाठीचार्ज होता है, एक बार नहीं 2 बार होता है, नोएडा बॉर्डर पे होता है, दिल्ली कैंट में जाते हैं और उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं। सर यहाँ रोक के एक आखिरी सवाल के रूप में मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान भर में जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जब वो सत्ता में आती हैं तो उनके यही मुद्दे बदल क्यों जाते हैं। एक समय जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसके लिए ये मुद्दा होता था कि गैस के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। आज वो मुद्दे चेंज हो गए हैं। क्या आज जो कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए हम सवाल देख रहे हैं, क्या वो भी सत्ता कभी चेंज होगी तो उस दौरान देखने को मिलेंगे या फिर यूं ही चलता रहेगा ये। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, सोनिया जी की सरकार थी, उस समय की आप चीज़ों को आप देखेंगे तो थोड़ा समझ पाएंगे कितना फर्क है कांग्रेस और विपक्ष जो आज आप बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि हमने 100% चीज़ें, क्योंकि लेकिन इतनी पारदर्शिता के साथ काम हुआ है 10 साल यूपी में, और उसका जो पारदर्शिता का जो अधिकार खास तौर से देश को दिया वो कांग्रेस ने दिया। याद होगा सूचना का अधिकार, ये वो एक हथियार थे जो हर देशवासी को कांग्रेस ने दिया। अब तो उसके माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी होता है। कांग्रेस ने जो वादे किए आप उनकी भी समीक्षा करेंगे। हमने कहा मनरेगा को हम लेके आए, सोच क्या थी कि गांव के अंदर जो बेरोजगार पलायन करके शहर की तरफ जाता है उसको वहां रोके, उसको वहीं रोजगार है। क्योंकि ग्रामीण शहर की तरफ आ जाएंगे तो देश का ग्रामीण कहाँ बचेगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है, जिस पे उंगलियां उठाते थे जिस योजना पे, आज उसी योजना को बजट बढ़ा करके आगे लाया जाता है। किसकी नहीं। प्रश्न तो ये उठता है, देश के आज वर्तमान में बैठी हुई सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी में, देश के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने प्रश्न कहा है कि सरकार में आके लोग भूल जाते हैं, कितने ऐसे मसले हैं जिन पे सरकारों को जवाब देना चाहिए। आपने ठीक कहा, महंगाई पे, पेट्रोल डीजल पे जो लोग धरने पे अक्सर बैठ जाया करते थे, आज उस सरकार में एक शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन आज के समय में सूचना के अधिकार से आपको साफ तौर पे दिखता है कि क्या उस समय कीमतें थी और आज क्या कीमतें। तो जो उस समय प्रश्न पूछते हैं तो आज उसका जवाब क्यों नहीं देते। ये तो प्रश्न मैं पूछूंगा, ये तो मैं प्रश्न पूछूंगा कि उस समय क्रूड ऑयल की कीमतें क्या थी प्रति बैरल और आज कितनी है, फिर पेट्रोल डीजल के रेट 100 रुपये से ज्यादा क्यों हो रहे हैं। सो आपने जो बात कही है, मैं इसमें कहीं हद तक सहमत हूँ। स्वाभाविक है, मुद्दे और मसले लगातार यही रहते हैं, महंगाई एक लगातार विषय रहता है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, कौन लोगों के साथ सही में इन बातों पर खड़ा रहता है, उनके लिए योजनाएं बनाता है, ये तय करना जनता का काम है। कई बार कुछ विषय डेवलपमेंट के या मैं विकास की मैं बात करूँ पीछे रह जाते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे इस तरह के हावी हो जाते हैं, कई बार वो विकास दब जाता है, कई बार वो बातें छुप जाती हैं और वो चीज़ें हावी हो जाती हैं। जिस तरह की देश के अंदर राजनीति है, कई सरकार के अपोजिशन पार्टी को जब लगता है कि डेवलपमेंट विषय नहीं है तो धार्मिक मसलों को आगे कर दिया जाता है, उनकी आड़ ले ली जाती है, लोगों को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जाती है।
सो मुझे लगता है कांग्रेस और अदर्स को आप जब कहीं सामने रखेंगे तो कम से कम मैं इस दावे के साथ कि कांग्रेस पार्टी ने यदि कोई बातें कही हैं तो उसको अमल में लाने का पूरा प्रयास किया है। और इसके लिए आप किसी भी चैनल के माध्यम से जांच पड़ताल कर सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार पे, किसानों की मदद के, ऋण माफी की हम बात करें, सूचना के अधिकार की बात करें, खाद्य सुरक्षा की हम बात करें, ये तमाम वो वादे थे जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अपने लोगों के साथ किए। तमाम समस्याओं को आपने सुना कि दिल्ली के एमसीडी में क्या क्या समस्याएं हैं, वो चाहे कोविड के दौरान की ही चीज़ें क्यों ना हो, अस्पताल हो या फिर शिक्षा का माहौल हो, फिर हर तरीके से सरकारों की जितनी कमियां रही हैं वो वही भाजपा निहित एमसीडी का भी हाल है। और इसे आपको समझना बेहद जरूरी है, खासकर जनता को ये तय करना चाहिए कि एक लंबे वक्त से कोई पार्टी यहाँ पे है और कार्य कर रही है तो कितना उसमें बदलाव और कितना फर्क है। तो ऐसी स्थिति में आपको तय करके डिसीजन लेना जरूरी है। वोट आपका है, 2-4 महीने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा वोट डालना है। डेवलपमेंट आपको तय करना है कि आपका कैसा होना चाहिए और शिक्षा के हालात कैसे बदलते होने चाहिए। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक वही आग्रह है कि अभी हमारा संस्था चैनल नया है तो आप लोग जुड़े, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।